नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व के वाष्य और अवाष्य क्षेत्रों की। विश्व के वाष्य क्षेत्र क्या होते हैं, अवाष्य क्षेत्र क्या होते हैं, इन्हीं की चर्चा हम हमारे आज के वीडियो में करने वाले हैं। विश्व के ऐसे क्षेत्रों जिनमें अधिक मात्रा में लोग रहना पसंद करते हैं, जिनमें लोग बसना चाहते हैं, उनको वाष्य क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। वाष्य क्षेत्र अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां मानवीय बसाव के लिए आदर्श परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, उन्हें वाष्य क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। जलवायु का अनुकूल होना, भूमि का समतल होना, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, सिंचाई के साधनों का होना, आवास बनाने के लिए पर्याप्त कच्ची सामग्री, सड़क और रेल मार्गों का पर्याप्त मात्रा में विकसित स्वरूप होना, ये सारी दशाएं ऐसी दशाओं के रूप में शामिल की जाती हैं जो मानव को बसाव के लिए सहायता प्रदान करती हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मानवीय बसाव के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं, वहाँ लोग ज़्यादा मात्रा में रहना पसंद करते हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे आदर्श दशाओं वाले क्षेत्र जहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं, बसते हैं, रहते हैं, उन्हीं को हम वाष्य क्षेत्रों के रूप में जानते हैं। इसके विपरीत अवाष्य क्षेत्रों का तात्पर्य एक ऐसी दशा से होता है जिसमें लोग किसी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते, अर्थात जहां प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं। ऐसी प्रतिकूल दशाएं जलवायु की विपरीत स्थिति के रूप में, भूमि के उत्खात रूप में, पर्याप्त जल की उपलब्धता न होने के रूप में, कृषि संबंधी दशाओं के विकसित न होने के रूप में, अनुपजाऊ मृदा के रूप में और साथ साथ में सिंचाई के साधनों का न होना, इन रूपों में हमें देखने को मिल सकती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर जब लोग किसी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते, तो वो क्षेत्र प्राय एक निर्जन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे निर्जन क्षेत्र को ही हम अवाष्य क्षेत्रों के रूप में जानते हैं। अब विश्व के अंदर कहाँ कहाँ वाष्य क्षेत्र मिलते हैं और कहाँ कहाँ अवाष्य क्षेत्रों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्व में अवाष्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन रूपों में अवाष्य क्षेत्रों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। देखिए, अवाष्य क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला, अत्यधिक शीत स्थिति रखने वाले क्षेत्र, या फिर हम ऐसा कहें सतत हिमाच्छादन स्थिति रखने वाले क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र शामिल किया जाता है वो अति गर्मी या अत्यधिक शुष्कता वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है। अवाष्य क्षेत्रों का जो तीसरा पार्टीशन होता है वो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है। और अवाष्य क्षेत्रों के रूप में जो चौथा पार्टीशन है वो मुख्य रूप से उबड़ खाबड़ या उत्खात स्थलाकृति वाले क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अवाष्य क्षेत्र मुख्य रूप से 4 दशाओं के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सतत हिमाच्छादित प्रदेशों की। सतत हिमाच्छादित प्रदेश क्या होते हैं? देखिए, विश्व के जो उच्च अक्षांशीय भाग होते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उपध्रुवीय पेटी के ऊपर जो ध्रुवीय पेटी पाई जाती है, वहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में तापमान की प्राप्ति कम होती है। वर्ष भर कम तापमान की प्राप्ति के कारण ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी रहती है। इसी कारण यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। वर्ष भर बर्फ से युक्त रहने वाले ऐसे क्षेत्रों को ही सतत हिमाच्छादित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। वर्ष भर बर्फ जमे रहने के कारण इन क्षेत्रों में न तो कृषि करना संभव है और न ही आसानी से रहना संभव है।
चारों ओर बर्फ से युक्त आवरण मिलने के कारण मानव के सामने बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसी परेशानियों वाले क्षेत्रों में किस प्रकार मानव बच सकता है या किस प्रकार मानव निवास कर सकता है, इसी कारण सतत हिमाच्छादन वाले जो क्षेत्र होते हैं वो प्राचीन काल से ही निर्जन क्षेत्रों के रूप में या अवास क्षेत्रों के रूप में शामिल किए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलने वाले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड के क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाले अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादन की स्थिति को दर्शाते हैं। इसी कारण इन क्षेत्रों को अवास क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है, जो सतत हिमाच्छादित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में केवल स्थानीय स्तर पर जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों में एस्किमो नामक जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो यदि चर्चा की जाए कि ठंडी प्रदेशों के निवासी कौन हैं, तो केवल एक ही नाम हमारे सामने उभर कर आता है, एस्किमो लोग। एस्किमो के अलावा यहाँ पे अन्य प्रकार के लोग निवास नहीं करते हैं। इसी कारण ऐसे ठंडे क्षेत्रों को अवास क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरी हम चर्चा करते हैं उबड़ खाबड़ या उत्खात स्थलाकृति रखने वाले क्षेत्र। विश्व के जिन क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ दशाएं देखने को मिलती हैं, वहां मनुष्य न तो अपने मकान ढंग से बना सकता है, न ही रेल मार्गों और सड़क मार्गों का विकास कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मानवीय निवास के लिए परिस्थितियां प्रतिकूलताओं को दर्शाती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मनुष्य रहना नहीं चाहता। विश्व के जितने भी पर्वतीय भाग हमें देखने को मिलते हैं, उनमें इसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में लोगों का बसाव बहुत कम पाया जाता है। इसी कारण पर्वतीय भागों को या उबड़ खाबड़ स्थलाकृति रखने वाले भागों को विश्व के अवास क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, एटलस पर्वतीय क्षेत्र है, उसके अलावा रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, सुलेमान पर्वत है, एपिनाइट पर्वत है, डिनाराइड पर्वत है, कार्पेथियन पर्वत है। इसके अलावा भी अन्य जो पर्वतीय भाग हैं, जो ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, साथ साथ में जहां उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, वहां जनसंख्या का बसाव नाम मात्र का मिलता है। इसी कारण ऐसे पर्वतीय भागों को अवास क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं विश्व में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में। देखिए, किसी भी क्षेत्र में मानव के लिए ज़्यादा वर्षा का होना हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार से कम वर्षा का होना भी हानिकारक होता है। अधिक वर्षा विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करती है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में मानव का बसाव हमें कम देखने को मिलता है। विश्व के जिन भागों में अत्यधिक मात्रा में बरसात होती है, वहाँ वर्ष भर जल आच्छादन की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। लंबे समय तक वर्षा होते रहने के कारण ऐसे क्षेत्रों में मानवीय बसाव की प्रक्रिया पर अवरोध उत्पन्न होता है। विश्व में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की स्थिति इसी प्रकार की दशाओं को प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा के आसपास स्थिति रखने वाले क्षेत्रों में रोजाना 2 बजे से पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके पश्चात संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और 2 बजे बाद रोजाना बरसात की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को 2 o'clock रेन जोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में लंबे समय तक वर्षा की प्रक्रिया होते रहने के कारण आर्द्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक आर्द्रता की स्थिति जीवन यापन के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। लंबे समय तक जल भराव की स्थिति भूमि को दलदली भागों में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके कारण लोगों का निकलना दुर्भर हो जाता है। चारों ओर जल ही जल का आच्छादन हमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक जल आच्छादन के कारण ऐसे क्षेत्रों में जहरीले मच्छर और मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ जीवन यापन करना दुर्भर हो जाता है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है,
थाईलैंड है, इसके अलावा हम चर्चा करें अमेजन बेसिन क्षेत्र है, कांगो बेसिन क्षेत्र है, ये पर्टिकुलर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी अधिक आर्द्रता वाली दशाओं में भी मानव बसना पसंद नहीं करता, इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को एवाश क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एवाश क्षेत्र के रूप में हम चर्चा करते हैं अत्यधिक शुष्कता वाले क्षेत्रों की। अत्यधिक शुष्कता मतलब जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है, वर्षा की कमी देखने को मिलती है। तो जिस प्रकार से अत्यधिक वर्षा का होना हानिकारक होता है, ठीक उसी प्रकार से कम वर्षा का होना भी हानिकारक होता है। विश्व के अंदर कम वर्षा वाले क्षेत्र जीवन यापन के दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाते हैं। जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, वहाँ भूमि में नमी का अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण किसी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं हो सकता। जल की कमी कृषि प्रक्रिया में भी बाधक सिद्ध होती है। वृक्षारोपण, वृक्षों की या वनस्पति की कमी होना, घास फूस की कमी होना, कृषि के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान न होना मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में उभरकर सामने आता है। इसी कारण अत्यधिक तापमान वाले और वर्षा की कमी वाले ऐसे क्षेत्रों में मानव बसना नहीं चाहता। इसी कारण ऐसे क्षेत्र विश्व के एवाश क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के रूप में सहारा मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है, टकलामकान का मरुस्थल है, रबल खाली का मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, मोहावे का मरुस्थल है, सोनोरन का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो एवाश क्षेत्रों के रूप में शामिल किए गए हैं। अन्य सभी मरुस्थलीय भागों की तुलना में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ थार का मरुस्थलीय भाग अधिक आबादी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर भी यह विश्व के एवाश क्षेत्रों की श्रेणी में ही शामिल किया जाता है। तो इन 4 क्षेत्रों के रूप में हमें एवाश क्षेत्र देखने को मिलने वाले हैं। सतत हिमाच्छादित प्रदेशों के रूप में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में, बहुत कम वर्षा वाले या मरुस्थलीय क्षेत्रों के रूप में, और उबड़ खाबड़ या पर्वतीय स्थिति रखने वाले क्षेत्रों के रूप में हमें एवाश क्षेत्रों की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं वाश क्षेत्रों की ओर। देखिए, पहले ही हमने आपको बताया था, जहां मानवीय निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, उन्हें हम वाश क्षेत्रों के रूप में जानते हैं। और ऐसे क्षेत्र मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल क्षेत्र होते हैं। वाश क्षेत्रों के रूप में मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहला, नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भागों को। दूसरा, झीलों और समुद्र तटों के आसपास मिलने वाले मैदानी भागों को। मैदानी भाग प्राचीन काल से ही मानवीय बसाव को आकर्षित करने वाले कारक रहे हैं। नदियाँ ऊंचे भागों से, पठारी भागों से ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। अपने प्रवाहन के साथ साथ में विभिन्न प्रकार का अवसाद लेकर आती हैं, जिससे उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण होता है। ये मैदानी भाग समतल होते हैं, जल की पर्याप्त उपलब्धता की स्थिति को दर्शाते हैं, कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, जनसंख्या बसाव के लिए इनमें आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं। इसी कारण इनमें मानवीय बसाव की मात्रा बढ़ती जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में मैदानों की स्थिति का अत्यधिक महत्व होता है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन आदि के विकास के लिए समतल मैदानी भाग सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होते हैं। इसी कारण विश्व के अंदर नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भागों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण नदी निर्मित मैदानी भागों को वाश क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। यदि वैश्विक संदर्भ में नदी निर्मित मैदानी भागों के रूप में वाश क्षेत्रों की चर्चा की जाए, तो हमारे भारत में मिलने वाला गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत का एक बड़ा वाश क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यहाँ मिलने वाली मैदानी दशाओं के कारण ही तथा जनसंख्या के लिए मिलने वाली अनुकूल दशाओं के कारण ही इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। भारतीय मैदानी भाग
जनसंख्या की पेटी बनकर हमारे सामने निकल कर आया है। ठीक इसी प्रकार चीन के अंदर शिक्यांग यांगटी शिक्यांग के मैदानी भाग जो है जनसांख्यिकीय बसाव के दृष्टिकोण से चीन के सबसे बड़े बसे हुए क्षेत्रों के रूप में शामिल किए गए हैं। म्यांमार में मिलने वाला इरावदी का मैदानी भाग भी जनसांख्यिकीय बसाव के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में मिलने वाला सिंधु नदी का मैदानी भाग जनसांख्यिकीय बसाव के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र बन चुका है। इराक में दजला फरात का मैदानी भाग भी जनसांख्यिकीय बसाव के लिए आदर्श स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके अलावा भी विश्व के अन्य क्षेत्रों में जहां नदियां प्रवाहित होती हैं और उनके द्वारा मैदानी भागों का निर्माण किया गया है, वहां मानवीय बसाव के लिए मिलने वाली आदर्श परिस्थितियों के कारण ऐसे क्षेत्र मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में लोग बसना चाहते हैं। ऐसी स्थिति ने ही इन क्षेत्रों को वास क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास क्षेत्रों का दूसरा प्रारूप हमें झीलों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भागों के रूप में और समुद्र तटों के मैदानी भागों के रूप में देखने को मिलता है। समुद्र तटीय मैदानी भाग भी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होते हैं। साथ ही यहाँ मिलने वाली सामुद्रिक दशाओं और जलवायु संबंधी अनुकूल दशाओं के कारण यह लोगों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। इसी कारण समुद्र तटों के आसपास के क्षेत्र जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से समृद्ध क्षेत्रों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। यदि वैश्विक संदर्भ में आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो समुद्र तटों के आसपास बसे हुए शहरों का आकलन करके इस चीज़ को समझा जा सकता है। हमारे भारत में गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्र अपनी अनुकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों, उपजाऊपन की क्षमता, सामुद्रिक मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए होने के कारण जनसांख्यिकीय बसाव के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार विश्व के अन्य समुद्र तटीय भागों में भी समुद्र तटों के आसपास निर्मित किए गए मैदानों में जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। झीलों के द्वारा निर्मित किया जाने वाला क्षेत्र भी अधिक जनसंख्या बसाव के लिए उत्तरदायी सिद्ध होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मिलने वाली महान झीलों का क्षेत्र अपनी आदर्श स्थिति के कारण ही जनसंख्या के एक विशाल समूह को शरण दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलने वाली मिशिगन, ओंटारियो, हुरन, इरी आदि झीलें अपने आसपास के क्षेत्र को उपजाऊ बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इन झीलों के समीपवर्ती भागों में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली अनुकूल जलवायु की स्थिति, यहाँ मिलने वाली उपजाऊ मृदा की स्थिति, साथ ही में यहाँ मिलने वाले सामुद्रिक मार्गों से समायोजन की स्थिति, औद्योगिक प्रक्रियाओं के विकास के लिए यहाँ मिलने वाली आदर्श दशाओं ने इस पूरे क्षेत्र को अधिक जनसंख्या का केंद्र बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह क्षेत्र आज विश्व के महाजन समूह के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ मिलने वाली आदर्श दशाएं ही मानी गई हैं। इस प्रकार वास क्षेत्रों में मुख्य रूप से नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदान, झीलों के द्वारा निर्मित किए गए मैदान और समुद्र तटों के आसपास निर्मित होने वाले मैदान शामिल किए जाते हैं। इन वास्य और अवास्य क्षेत्रों के आधार पर ही हम किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाले जनसंख्या के वितरण और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की दशाओं का आकलन कर सकते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में अधिक आदर्श परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, वो जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति वाले क्षेत्र होते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं, वहां जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया भी हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत विश्व के ऐसे भाग जहां मानवीय निवास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में मानवीय बसाव की प्रक्रिया भी अवरोधित हो जाती है।
विश्व के प्रतिकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का पर्याप्त बसाव नहीं हो पाता। इसी कारण ऐसे क्षेत्र अंततः न्यून जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्रों के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। विश्व में मिलने वाला जनसंख्या का यह उच्चतम और न्यून वितरण प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है। तो जनसंख्या वितरण के संदर्भ में मिलने वाले वाष्य और अवाष्य क्षेत्रों से संबंधित यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।